डियर फ्रेंड्स, आप लोग का मैंने क्वेश्चंस देखिए, कॉपीज चेक करें। और कॉपीज़ में मैंने ये चीज़ पाई कि भाई जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कैसे लिखने चाहिए। तो बहुत सारी गलतियां हैं बच्चों की। जैसे मैं एक बच्चे की बात करूं, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उस बच्चे का अकॉर्डिंग आंसर ऐसा, द होल वर्ल्ड नोज अबाउट द इंसिडेंट विद हैपन विद न्यूटन, है ना। ड्यू टू प्लेग ही वेंट बैक टू हिज होम, ही वाज सिटिंग अंडर द apple tree in some park, and while he was reading his book and apple dropped on him, okay, and he realized that this thing is falling due to gravity and this is the law of gravitation. ऐसा नहीं होता बेटा। स्ट्रेट आपसे बोला गया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट लिखे, तो ग्रेविटेशन pull between 2 point masses is F, and this gravitation pull depends upon total three factors: mass of one body, mass of second body, product of bodies, masses of bodies, and inversely proportional to the distance square. एंड अगर प्रोपोर्शनैलिटी आप हटाते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं। दिस कांस्टेंट इज सिंपली 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई के जी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने की जगह अगर आप रामायण लिखेंगे तो मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा। Do all the bodies with the same fall with the same constant acceleration in the absence of air resistance? ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। नाइन्थ क्लास से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नाइन्थ क्लास के डिस्कशन तक में चीज़ थी। कॉन्सेप्ट ये था कि भाई अगर कोई बॉडी फॉल करती है बेटा, है ना, जैसे मान लीजिए आपने लिया तो एक उस पर mg लगेगा और एक r लगेगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज लाइक mg माइनस r, and acceleration is like mg minus r by m. g minus r by m is the acceleration. रेजिस्टेंस फोर्स के चलते एक्सलेशन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो नीचे आ रही है उसका कम आएगा। पर अगर रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू को बच्चे में ज़ीरो कर दूं तो क्या होगा? देन ए इक्वल टू जी एंड एक्सलेशन सेम फॉर ऑल बॉडीज इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स। अब मैं आपके आंसर्स को बच्चे रीड करूं रेजिस्टेंस फोर्स वाले के, तो सब ने अपने अपने तरीके से आंसर्स बेटा दिए हैं। ओके, आंसर मैं एक बच्चे का रीड कर रहा हूँ। नो, ऑल बॉडी नॉट फॉल विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एवरी बॉडी हैज डिफरेंट मास। ठीक है, इस बच्चे के हिसाब से आपने लिख दिया कि जो हैवी बॉडी होंगी वो नीचे जल्दी आएंगी, जबकि बात साफ साफ है, क्लास में डिस्कशन में आ चुकी है कि एक्सेलरेशन रेजिस्टेंस फोर्स के इंस्टेंस में इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। ठीक है, सेकेंड बेटा इसका डिस्कशन था यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में सब बच्चों ने क्या लिख दिया है, कई बच्चों ने यंग्स मॉडुलस के बारे में क्या है बस लिख दिया है। यंग्स मॉडुलस का अच्छी बात है कि मैंने थॉमस यंग की स्टोरी नहीं सुनी, आप उसको लिख देते पूरा। तो ऐसा नहीं करना बेटा, टू द पॉइंट चीज लिखे। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, इट इज बेसिकली द रेशियो नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल and normal stress is F by A. F by A is equal to delta L by L and FL delta by divided by A delta. That's it. What is the modulus of rigidity for an incompressible liquid? Modulus of velocity. For any modulus of velocity, we use the definition stress by strain. Strain is related to the fractional change in something. But when something is incompressible, you will say, oh, in this case, this is zero. Change is not possible. So some finite value divided by zero is infinite. बेसिकली मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि सर इस इनकम्प्रेसिबल के लिए मैं कहाँ से इलास्टिसिटी डिफाइन करूँ? इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर मी टू डिफाइन इट। ओके, अब बॉयंसी में भी बच्चे मैं आंसर्स लिखूँ तो आपके आंसर्स में मतलब ठीक है, आपने लिखा है when a cup and container is filled with a fluid and any liquid is thrown into that liquid, and due to that throw liquid is spilled out and that body goes inside the liquid and force by liquid is called buoyancy force. अरे आप मुद्दे की बात लिख दो ना। when a body is partially or fully submerged in liquid it experiences an upward force. मैं जिन चीज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो upward force है ना। दिस इज ड्यू टू राइज इन प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन प्रेशर बढ़ता जाता है इसलिए अपवर्ड फोर्स बढ़ता है। दिस इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इन स्टैटिक सिचुएशन। ओके,
और बॉयंसी फोर्स। मैं आपसे दो चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ बस, कि आप ये बता दें कि फोर्स अपवर्ड है, आप ये बता दें कि बॉयंसी फोर्स इतना है। एक डायग्राम बना देंगे तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 में सब ने लाइन से, ये जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सब ने एक ही काम किया कि क्या करें, बस सिंपल जो डाटा दिया उसको लिख दें। अरे भाई आपसे पूछा गया था 5th में कि मास ऑफ अर्थ को दो मेथड से बताइए। इसके सामने सेकंड ऑप्शन चॉइस मैंने इजी भी दी थी, बहुत इजी चॉइस थी। तो अगर देखोगे तो जी यहाँ पे लिखा बच्चे आपने gm/r² आ गया, है ना। तो मास ऑफ अर्थ जो होगा बच्चे ग्रेविटी इंटू r² डिवाइड बाई जी होगा। एट द सेम टाइम जब मून अर्थ के चारों तरफ राउंड लेता है तो उसका टाइम पीरियड रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। तो मास ऑफ प्लैनेट यहाँ से भी निकाल सकते थे, m इक्वल टू m की वैल्यू 4π² r³ डिवाइड बाई GT²। अगर कोई बच्चा मुझे केवल इतना ही लिख के देता तो मैं 2 नंबर इसी स्टेप पे ही दे देता। आपको पता है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखिए, m लिखा बच्चे यहाँ पर, आपने सॉल्व किया, आंसर निकाला। तो पहले केस में m की वैल्यू ये आई, जब आपने ऑर्बिट वाले केस में सॉल्व किया तो ये आपका आंसर ही आया बच्चे। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था पर अच्छा क्वेश्चन था। आपको अलजेब्रा में ही मैं मैक्सिमम नंबर दूंगा, एटलीस्ट 3 में से 1.5 तो मैं लिख ही सकता हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए अगला डिस्कशन बेटा दिया गया 5th का बी पार्ट, ग्रेविटी एट द सरफेस बताइए। ईजिएस्ट था, सरफेस पे आप कोई भी मास नहीं, कोई डायग्राम नहीं बना रहा है ना, बस सिंपल चला दिया कैसे भी। तो ग्रेविटी एट द सरफेस क्या हो जाएगी, F/m gm/r² डिवाइड बाई m gm/r²। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा कम लिखा है तो थोड़ा सा और लिख दो कि अगर h हाइट पे ले जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, gm डिवाइड बाई r+h² होते हैं। एक बच्चे ने क्या किया, तीनों ग्रेविटी डेरिवेशन लिख दिए, हाइट वाला, डेप्थ वाला और सरफेस वाला। वो बच्चा बेचारा बाकी चीज़ें उसकी छूट गई पेपर में, है ना। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका एक ही में ज़्यादा लिख दें बाकी क्वेश्चन छूट जाए। 6 का आंसर बेटा देखा जाए तो g इक्वल टू gm/r² है, m की वैल्यू बेटा r²/g लिखिए। 6 में आप अच्छे से देखो तो मून की सरफेस पे आपको ग्रेविटी दी गई, मून की रेडियस दी गई, मून के लिए कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट सब जगह सेम है। मास ऑफ मून निकाला बच्चे। मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने इसमें कैलकुलेटर की हेल्प नहीं ली थी, ठीक है ना। 7th में देखिएगा तो आपसे पूछा गया था डिफाइन बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन का एक नंबर हो गया, यूनिट्स का एक नंबर हो गया, फॉर्मूले का एक नंबर हो गया, इसमें लिखना पड़ेगा। तो अगर आप किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हो तो आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना जनरेट करते हो, dP, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, dV/V। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं बल्क मॉडुलस पॉजिटिव मिले, ठीक है। आपको इतना लिखना है। मैं आपके आंसर्स देखूं बच्चे, बल्क मॉडुलस में आपने आंसर द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रेटी of an incompressible liquid is YL is equal to FV/Δ। अब यार क्या लिखा हुआ, YL कहाँ से आ गया इसमें, कॉपीज में दिखाओ ना बच्चे। आपने सारे ज्यादातर बच्चों ने कोशिश की अच्छी लिखने की, पर आपको देख के लग रहा है कि आपका एक हैबिट छूटा हुआ है पेपर का। Buoyancy is the buoyant force which is applied by the water on the body which is compressible, which is non-viscous and it is moving in a streamline flow। क्या लिखा है, मतलब क्यों ऐसे कर रहे भाई, है ना। और बताता हूँ बेटा, the value of modulus of rate for incompressible liquid is 4.8 into 10⁹। मतलब तुमने वैल्यू भी बता दी, कहां से बात दिमाग में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा, थोड़ा सा जो लिखिए रिलेवेंट लिखिए, नहीं आता है मत लिखिए, और कोशिश करिए कि पेपर को सीरियसली लेके आएंगे, क्वेश्चन देख के आएंगे तो बात बनेगी। अब आपको 8th क्वेश्चन में आपको डिस्कशन दिया गया था F1/A1 इक्वल टू F2/A2 का हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। R1 रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया होगा π/5²। अब बच्चे इसके बाद एरिया निकालने में लगे, 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 पूरा लिखे पड़े यहाँ तक। अरे बेटा रुको तो सही, एक की रेडियस 15 एरिया इतना, दूसरे की रेडियस 15, एक की रेडियस 5 एरिया इतना, 15 रेडियस का एरिया इतना। अब तुमने अगर रेडियस 3 गुनी करी तो एरिया 9 गुना होगा, तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वाला पूरा एक पेज भर दिया A1 A2 पे।
उन्होंने सोचा कि हमें एरिया निकालना आता है तो हम एरिया ही पूरा लिख देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कैंसिल हो गया। इसका मतलब F2 इक्वल F1 हो गया। अब दूसरे साइड अगर तुम 1350 kg की बॉडी को उठाना चाहते हो तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात है सर, 150 kg से आप 1350 उठा सकते हैं। मतलब मैं और मेरे जैसा एक इंसान और खड़ा हो जाए तो हम दोनों मिलके हैरियर को पूरा उठा दें, है ना। ऐसा कुछ आ गया। पर उन्होंने ये फोर्स नहीं पूछा था, उन्होंने प्रेशर पूछा था। तो प्रेशर हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय एरिया। क्लियर। तो ये आपका फोर्स आ गया, एरिया लिखा बच्चे 3.14 इंटू एरिया, ये आपका आंसर है। 9 की बात की जाए बच्चे, मास ऑफ जुपिटर इज 314 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। एंड अब देखो इसमें दो प्लैनेट्स के लिए अगर कंपैरिजन था तो आप पहले ये मत करिए कि अर्थ की ग्रेविटी निकालने हैं और फिर जुपिटर ग्रेविटी। आप रेशियो वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें कट होने वाली होते हैं। तो G1/G2 बेटा अर्थ की ग्रेविटी और जुपिटर की ग्रेविटी में रिलेशन आ गया। वो कहते हैं जुपिटर का मास M2 इसके 314 टाइम्स है, तो आपने 314 लिखा, M कैंसर। वो बोलते हैं जुपिटर की रेडियस 11.35 टाइम्स है, तो आपका R² भी कैंसर। तो आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू बच्चे आई वो 314 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 11.35 23.88, ये 24 आ गया। आप अप्रोक्सीमेटली भी लिख के आएंगे तो भी इतना। इसमें मेरे इस स्टेप तक में बच्चे अगर यहाँ तक भी लिखो तो 2.5 तो मैं दूंगा ही, है ना। इसके हो सकता है फाइनल के आंसर में कट करो। नेक्स्ट बच्चे बात आई नाइन्थ में बी। नाइन्थ के बी पार्ट में पूछा गया था कि सर अगर प्रेशर बढ़ा दे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अब सब बच्चों ने वही फिर से डाटा लिख दिया, डेल्टा भी इतना भी। अरे मैं डाटा नहीं चाह रहा हूँ, वो तो डाटा मैंने ही दिया, वही डाटा बार बार। सर बल्क मॉडुलस इतना है, डेंसिटी इतनी है ना, और प्रेशर इतना है। अरे मेन चीज़ लिखो ना। तो प्रेशर का चेंज से ये बात सबको पता है कि वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन चेंज होता है, जो डेंसिटी का फ्रैक्शन चेंज होता है, ये दोनों सेम होते हैं, बस अपोजिट साइन के होते हैं। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर। तो डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा पी बाय पी। डेल्टा रो की वैल्यू होगी प्रेशर चेंज इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय बी। प्रेशर का चेंज बच्चे 20,000 पर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁴ आएगा। और नीचे बल्क मॉडुलस का 8 इंटू 10⁹ आया। तो डेंसिटी का चेंज जो होगा डेंसिटी से रिलेट होगा, और डेंसिटी 11 है तो 11/40। तो तुम्हारा इतना डेंसिटी का चेंज आया, तो 11 में अगर 0.275 की बढ़ोतरी उसको बढ़ाओगे तो आपकी डेंसिटी 11.275 आ जाएगी। क्लियर। 10th में बच्चे सब ने आंसर, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर इसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखा है। भाई इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि बर्नौली थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी, 3 एनर्जीज थी, रो जी एच, हाफ रो वी स्क्वायर एंड प्रेशर। जब आप फ्लूइड में मूव करते हैं तो ये तीनों टर्म्स का सम कांस्टेंट रहता है। 11th का सी देखा जाए बच्चे क्या होगा, एयरक्राफ्ट किस पे चलता था, एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन का कॉन्सेप्ट याद हो तो आप बताते थे स्पीड ज़्यादा, स्पीड कम, ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा तो लिफ्ट मिलेगा। तो बर्नौली पे बेस्ड था। बर्नौली थ्योरम आपका नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए होता है, ये तो सच है। 13 में सबने खूब सारा लिखा, मतलब पता नहीं क्या क्या लिख दिया, F1 F2 R2 पता नहीं बहुत सारी चीज़ें लिख दी। अब बेटा सीधी सी बातें आती कि तुम मुद्दे की बात पे लिखो, तो P1 हाफ रो वी स्क्वायर, P2 हाफ रो वी स्क्वायर लिखा। इसको बच्चा आपने ऐसे लिखा, ऊपर स्पीड v1 थी, नीचे स्पीड 90 थी। 120 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यू स्क्वायर 30 एंड 210 आएगा। ये वैल्यू लिखो 13 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 210, 39 इंटू 105। 39 अगर 100 होता 3900 आता, और 39 इंटू 5 195 हुआ, तो 4095 इज द आंसर। और स्पीड ऑफ फ्लक्स का तो सीधा सा आंसर था v=√2gh। गॉट इट। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को बेटा लेके चलें कि आप जब लिखें तो उसमें रिलेवेंट आंसर्स लिखें, है ना। और सर को भी टाइम लगा पूरा, मैंने जब पेपर लिखा तो मैंने 39 मिनट्स जैसे लगे मुझे, हालांकि मैं एक्सप्लेन करता जा रहा था। पर पेपर में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पे इम्प्रूव करें, तो हम कोशिश ये करेंगे जो टाइम हमारे पास है उस टाइम में हम क्वेश्चंस को लिखें, और हम लिखने की एक हैबिट डालें। क्योंकि आपके लिखने की हैबिट छूटी हुई तो इसका आपको पता ही नहीं लग रहा है कि लिखना क्या है। और बाकी थोड़ा सा एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। कहीं पे आपके मन में अगर ये चीज़ आ गई कि 11th तो पास हो ही जाएंगे, तो मान लीजिएगा आप 11th हमने आपको पास कर भी दिया,
और आपने ये हैबिट्स इनकलकेट नहीं करी अपने अंदर कि नहीं हमें लिखना है, हमें पढ़ना है, हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, और बुक्स ही सबसे अच्छी चीज़ है। ये नेट वगैरह में कुछ नहीं रखा है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा लिखेंगे। एक राइटर अगर एक बुक लिखता है तो शायद मुझे लगता है कि शायद 100 बुक पढ़ता है तो वो अपना कुछ लिखता है। तो आपके पास जब आपने पढ़ा ही नहीं है उस चीज़ को, ग्रेविटेशन में आप न्यूटन की पार्क की कहानी नहीं लिख सकते, इस पर नंबर नहीं दिए जा सकते। आप लिखिए, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे राइटर हैं, पर उसमें बात नहीं बनती। आप टू द पॉइंट चीज़ तो लिखिए। चलिए, होप सो हम क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टेस्ट में हम बेस्ट और बेटर, कई बच्चों ने इम्प्रूव भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने इम्प्रूव किया है ना। उस पर मैं बिल्कुल खुश हूँ, पर ज़्यादातर बच्चों ने ये कहा कि नहीं सर, 5 के आंसर सही लगे और बाकी 5 गलत कर दिए। पूरा सही करते तो अच्छा रहता। ठीक है, बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे।